हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो वो करेंगे। इसको क्या है, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1 में और पार्ट 2 के अंदर। इन दो पार्ट के अंदर जो हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हमारा डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ लिया है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आज हम लोग आर्टिकल 36 से पढ़ेंगे, जो कि डीपीएसपी है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है। हम पढ़ तो लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। देखिए, फंडामेंटल राइट यहाँ पे है और ये डीपीएसपी है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि राइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं? राइट्स लिखे हुए हैं। राइट्स लिखे हुए हैं जो कि हमें दिए गए हैं, गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये किसको दिए गए हैं? टू इंडिविजुअल को दिए गए। किसके खिलाफ दिए गए? अगेंस्ट स्टेट। किसके खिलाफ दिए गए? स्टेट के खिलाफ दिए गए। ठीक है, आगे बात समझे। लेकिन वहीं डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी डायरेक्शंस है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्शंस है। ये डायरेक्शन किसके द्वारा दी गई है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किसके लिए दी गई है? मतलब डायरेक्शन जो दी गई है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है, ये दी गई स्टेट को। किसको दी गई? स्टेट को। फॉर इंडिविजुअल। आगे बात समझ में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा हमें इतना से याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स है ना, ये एक राइट्स होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। टू किसको? इंडिविजुअल को। किसके खिलाफ दिए हैं? स्टेट के खिलाफ दिए हैं, उसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। डीपीएसपी जो ये डायरेक्शंस है जो कि स्टेट को दी गई है फॉर इंडिविजुअल। आगे बात चीज समझ इतनी दिक्कत। अब इसमें देखिए, आपको देखो इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लग रहा है कि भाई कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन है, कौन सी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये सारी की सारी क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है। वहीं फंडामेंटल जो डीपीएसपी है सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव राइट्स हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। 1950 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तब उस समय क्या हुआ था? उस समय एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने था, जो हमारा संविधान बना रहे थे, कि भाई हम हमारे जितने भी भारत के नागरिक हैं, हम सब इनको सिविल राइट्स भी देना चाहते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी देना चाहते हैं, सोशल राइट्स भी देना चाहते हैं और इकोनॉमिकल राइट्स भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप के राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स थे? सिविल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। ये 4 टाइप के जो राइट्स थे ये थे। ठीक है, आगे इतनी चीज आप समझ लो। तो अब जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, इनके सामने था कि अब भाई हम देना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन दें कैसे हमारे लोगों को। तब क्या किया गया? तब इन्होंने तब इन्होंने सोचा कि अभी जो राइट्स हम लोग दे सकते हैं हमारे नागरिक को, 1950 की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी जो हम राइट्स हमारे लोगों को दे सकते हैं, वो तो हम उनको देंगे फंडामेंटल राइट के रूप में। जो राइट अभी हम नहीं दे सकते लेकिन भविष्य में देंगे, वो हम हमारे लोगों को देंगे थ्रू डीपीएसपी की तरफ से। ठीक है, तो उस समय क्या था? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। कौन से? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो थे ये दिए गए थे फंडामेंटल राइट्स की मदद से भारत के लोगों को। और सोशल और इकोनॉमिकल जो राइट्स थे वो जो दिए जाएंगे डीपीएसपी के थ्रू दिए जाएंगे। सर आप कहना क्या चाह रहे? देखो क्या हुआ था 1950 के अंदर, जो सरकार का इंटेंशन तो था कि हम ये चारों राइट्स हमारे लोगों को देंगे, लेकिन ये उस समय ये पॉसिबल नहीं था कि चारों के चारों राइट जो है हमारे लोगों को दे दिए जाएं। तब सरकार ने क्या किया था? 1950 में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो लोगों को दिए थे। ये उनका 100% इंटेंशन था। इन्होंने उस समय बिना देखे, इनकी अवेलेबिलिटी थी उस समय, तो इन लोगों ने क्या किया? उसको फंडामेंटल राइट की वजह से हमारे लोगों को दे दिया। लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिकल जो राइट्स थे वो सारे के सारे डीपीएसपी के थ्रू दिए। उन्होंने बोला कि हमारा इंटेंशन तो 100% है कि हम आपको देंगे, ये हमारा इंटेंशन तो है 100% देने का आपको, लेकिन इसके लिए अवेलेबिलिटी, कि भाई ये राइट्स जब अवेलेबल होंगे तब हमारे लोगों को देते रहेंगे धीरे धीरे। तो इसमें टाइम का बहुत बड़ा योगदान था कि भाई अगर हमारे पास, जब जैसे हम डीपीएस पे आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम जैसे देखेंगे कि क्या ये राइट्स दिए किस समय दिए गए थे, इनका इंटेंशन तो था देने के लिए।
तो आपको अभी बस मैंने बताने का उद्देश्य ये था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। मैंने आपको बता दिया। अगर यूपीएससी के अंदर कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपने मेंस के अंदर, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, अगर आप ये लिख दोगे तो ये आपका आंसर 100% सही है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है। एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स किसके लिए दिए गए हैं, कौन उसको यूज कर सकता है, किसके खिलाफ यूज किया जा सकता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन से नहीं है। तो ये चीजें जो है मैंने आपको बेसिक जो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब जो हम आगे चलते हैं, एक एक जितने भी आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के अंदर लिखे हुए वो सारे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दी जाएगी। मैं लाइव क्लास पहले ले रहा था, लेकिन ओबीएस के अंदर मुझे दिक्कत आ रही है कुछ, उसकी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए मैं सारी वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और आप लोग अच्छा स्कोर करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 36 हमें ये कहता है, यहाँ से हमारे डीपीएसपी चालू हो जाएगा पार्ट 4। आर्टिकल 36 का अंदर ये लिखा हुआ है, द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3। देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इसमें बोला कि जो द स्टेट, जो स्टेट का जो मतलब है पार्ट 3 के अंदर वो सेम रहेगा इस पार्ट 4 के अंदर, क्योंकि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये लगा ये आर्टिकल 36 नहीं लिखते, अगर ये आर्टिकल 36 नहीं लिखा जाता और इसकी जगह हम आगे से चालू कर देते, तो कल मान लीजिए कोई आदमी खड़ा होकर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर ये स्टेट क्या है भाई। स्टेट जो आपने आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन लिख रखी है वो तो फंडामेंटल राइट के लिए अवेलेबल है, तो डीपीएस में भी स्टेट कौन सा है? देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। आर्टिकल 37 की बात करते हैं। आर्टिकल 37 ये कहता है, द प्रोविजंस कंटेंड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। मतलब इसमें जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं ये जो है कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है, चाहे कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। ठीक है, बट द प्रिंसिपल्स देयर आर in laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। मतलब कि इसमें जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए डीपीएसपी के अंदर आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रिंसिपल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उनको अप्लाई करे। लेकिन कैसे अप्लाई करेगी? बाय मेकिंग लॉज। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 37 बेसिकली क्या रहा है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या बोलते हैं? हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री 2020 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो मोदी जी जो है ये आज वापस जो है 2021 के अंदर जो है विजिट करने गए। कहाँ विजिट करने गए? यूएस से विजिट करने गए, वापस विजिट करने चले गए। ठीक है, विजिट उन्होंने वहां कर दिया। अब इन्होंने देखा कि यूएसए में कई जगह जो है ड्रग्स क्या है? लीगल है। ड्रग्स क्या है? लीगल है। अब मोदी जी वापस भारत आ गए, मोदी जी वापस इंडिया आए। मोदी जी ने कहा कि भाई अब हमें भी तो हमारे देश में जो है ड्रग्स लीगल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है, हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि ड्रग्स जो है वो इलीगल है, ड्रग्स भारत में अलाउ नहीं है। ठीक है, अब मोदी जी ऐसा तो नहीं कि आते हैं रात के 8 बजे खड़े होकर बोल देंगे कि भाई मैं कल से ड्रग्स लीगल कर रहा हूँ भारत के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ड्रग्स को लीगल करना है तो सबसे पहले आपको डीपीएसपी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। आप डीपीएसपी में चेंज करोगे, आप जब डीपीएसपी में चेंज करोगे तो वहां से क्या होगा? लॉ जो बना हुआ वो चेंज होगा। लॉ जब चेंज होगा उसके बाद आप जो है इसको ड्रग्स को लीगल कर सकते हो, नहीं तो लीगल नहीं होंगे। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब कि जब भी डीपीएसपी के अंदर कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंज होता है, तो मतलब समझ जाना कि अब किसी ना किसी लॉ के अंदर भी चेंज होगा। आगे चीज समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मेरा बेसिक समझाने का मतलब ये था कि अगर
डीपीएसपी में किसी भी प्रकार का छोटा सा भी चेंज होता है, इसका मतलब आप समझ जाना कि अब कानून में बदलाव होगा। भारत के अंदर ड्रग्स इलीगल है, अगर ड्रग्स को लीगल करना है तब क्या होगा, तब आपको डीपीएसपी में चेंज करना पड़ेगा। डीपीएसपी जब आप चेंज करोगे तो उसके बाद लॉ चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप लॉ चेंज करते हो फिर डीपीएसपी चेंज कर रहे हो, ये गलत है। इसका पूरा राइट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। डीपीएसपी के अंदर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे कि ड्रग्स जो है भारत में इलीगल है। आगे बस ये जैसे एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। अब इसमें मैंने एक चीज और बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को अगर ये समझ में आ गया तो वो इसका जल्दी आराम से आंसर दे देगा। क्या डीपीएसपी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है? क्या डीपीएसपी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ये सवाल है। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर देता हूँ यस, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। सर बाइंडिंग तो है, लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करती है, हम तो इसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट, बिगेस्ट कोर्ट जो है वो जनता है, पीपल है। चुनाव का समय आएगा, वोट मत देना सरकार को, सरकार गिर जाएगी। सबसे बड़ा कोर्ट अगर कोई है तो वो जनता है। अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती, डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, चुनाव के समय वोट मत देना। जनता सबसे बड़ा कोर्ट है। अब आपसे कोई भी सवाल पूछता है कि डीपीएसपी बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर, बिल्कुल हाँ बाइंडिंग है, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो जनता है। जब इलेक्शंस का टाइम आएगा वोट मत देना, बस खत्म कहानी, आर्टिकल 37 कंप्लीट। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 ये कहता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें वेलफेयर जो है, ये वेलफेयर जो शब्द है, ये जो वेलफेयर जो शब्द है, ये की स्टोन है। ये क्या है? की स्टोन है पार्ट 4, की स्टोन है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आ गई बात समझ में? तो हमसे अगर कोई सवाल पूछ लेता है कि की स्टोन कौन सा पार्ट 4 के अंदर, उसमें ऑप्शंस होंगे, वेलफेयर उसमें एक ऑप्शन होगा, बिना डरे उसको टिक कर देना है, हमारा आंसर गलत नहीं देना है। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 38/1 जो है सब क्लॉज 1, इसमें क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय कैसे करेगा? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as efficiently as it may be a social order in which justice, social, economical and political shall inform all the institution of the national life। आ गई बात समझ में? इसमें सीधा से लिखा हुआ है कि आप जो प्रमोट करोगे वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको कैसे करोगे? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज एफिशिएंटली एज it may be a social order in which justice, social, economical and political shall inform all the institutions। आगे जी समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2, ये जो है ये हम लोगों ने ऐड किया था, ये बात आप याद रखना, ये हम लोगों ने ऐड किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके मदद से हम लोगों ने जो है आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 को ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या था? स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि ये जो स्टेट है, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो मिनिमाइज करे इनइक्वालिटीज, किसके अंदर? इनकम के अंदर, और साथ ही साथ एलिमिनेट करें इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। अब किसको करेगा? नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल, नॉट ओनली इंडिविजुअल मतलब अकेले को नहीं, बट ऑल्सो ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरिया और इंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस। मतलब कि जो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो मिनिमाइज करे इनइक्वालिटीज, किसके अंदर? इनकम के अंदर, साथ ही साथ वो एलिमिनेट करे इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ना कि एक इंडिविजुअल बल्कि सारे के सारे ग्रुप में भी कर सकता है, जो कि कहाँ रहते हैं? डिफरेंट एरियाज के अंदर रहते हैं या फिर डिफरेंट वोकेशन के अंदर जो अपने इंगेज्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था?
इसके बाद में देखो मैं नीचे समझा देता हूँ। डीपीएसपी क्या हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर डीपीएस अगर आपको कोई भी लॉ चेंज करना है तो सबसे पहले आप डीपीएसपी में चेंज करेंगे। देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के मदद से हम लोगों ने आर्टिकल 32 आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 जो है ऐड कर दिया था, मतलब कि हमने डीपीएसपी में चेंज किया, मतलब लॉ चेंज होगा। तो कौन सा लॉ चेंज हुआ था? इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद कन्फिस्केटरी टैक्स रेट अलाउ कर दी गई थी। ठीक है, टैक्स रेट अलाउ कर दी थी, मतलब कि इनकम टैक्स को जो है, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर दे दिया गया था कि वो अटैच कर सकते हैं, जब छापा मारेंगे तो अटैच कर सकते हैं पूरी की पूरी होल प्रॉपर्टी। इसके बाद ये जो है पावर जो है इनकम टैक्स को मिल चुकी थी। आगे चीज समझ में, आर्टिकल 32 आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 का मतलब हमसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी और उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 कैसे ऐड किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था और इसके अंदर क्या हुआ था, तो हमें वो सारा का सारा बता देना है। यूपीएससी के बच्चों के लिए तो पूरा समझना जरूरी है, उसको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा। हाँ एक मिनट, अच्छा आगे, सॉरी, अच्छा हाँ ये रहा 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, इसमें अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें है आर्टिकल 39 सब क्लोज ए। अब मैं इसको आपको क्या शॉर्ट में बता देता हूं। आर्टिकल 39 सब क्लोज ए क्या कहता है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, यह आर्टिकल 39 सब क्लोज ए कहता है। आर्टिकल 39 सब क्लोज बी क्या कहता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, मतलब कि कोई भी रिसोर्स है उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो कम्युनिटी के अंदर फॉर द कॉमन गुड्स, ये आर्टिकल 39 सब क्लोज बी कहता है। आर्टिकल 39 सब क्लोज सी क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की और साथ ही साथ प्रोडक्शन का भी, यह आर्टिकल 39 सब क्लोज सी कहता है। आर्टिकल 39 सब क्लोज डी क्या कहता है? दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, मतलब कि आदमी और औरत चाहे कोई भी हो उसको आपको इक्वल पे करना पड़ेगा इक्वल वर्क के लिए, आप उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 39 ई क्या कहता है? इसको मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, इतना बड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मतलब आपको जो वर्कर्स हैं उनको स्ट्रेंथन भी करना है और साथ ही साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज्ड, वो आपको नहीं करना है। ये आर्टिकल 39 ई का मतलब हो गया। आर्टिकल 39 एफ का मतलब क्या है? इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसमें मतलब है कि द चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि आपको चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी हेल्थी डेवलपमेंट के लिए। चिल्ड्रंस को आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी हेल्थी डेवलपमेंट के लिए। आप तो बस इतना सा याद रखना, आगे बात समझ में कोई दिक्कत कोई डाउट? अब इसमें क्या हुआ था, कुछ समय बाद में इसमें आर्टिकल 39 ए जो वो ऐड किया गया था, वो आर्टिकल 39 ए किसकी मदद से ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 की मदद से ऐड किया गया था। इसका मतलब इसका था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39 ए का मेन एम क्या था कि इक्वल जस्टिस, सभी को जो है इक्वल जस्टिस मिले और फ्री लीगल एड। मैंने आपको क्या बताया था? बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डीपीएसपी में कोई भी चेंज होगा मतलब लॉ चेंज हो रहा है, ये बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, तो अब उसको हम यही अप्लाई करेंगे। आर्टिकल 39 ए का मेन एम था कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो वो दिया जाएगा। आर्टिकल 39 ए जो है किससे इंसर्ट किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। इसका मतलब है स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स justice on the basis of equal opportunity and in shall particular provide free legal aid
provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way। मतलब कि ये अब ड्यूटी बनती है स्टेट की कि वो प्रोवाइड करे फ्री लीगल एड, कैसे भी किसी भी प्रकार की लेजिस्लेशन की मदद से या फिर किसी भी स्कीम या फिर किसी भी एनी अदर वे की मदद से। ठीक है, इसकी देखो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इसमें आपको एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 1950 के अंदर क्या था, 1950 में जो कोर्ट जो था वो फ्री लॉयर प्रोवाइड करता था सिर्फ क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल जितने भी केसेस होते थे इन सब में क्या करता था, फ्री जो है लॉयर प्रोवाइड किया जाता था गरीब लोगों को। ठीक है, फ्री लॉयर प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन 1976 में जब हम लोगों ने इसको ऐड किया, उसके बाद कोर्ट जो है वो सिविल और प्लस क्रिमिनल जो केसेस हैं इनके अंदर जो है आपको जितने भी जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं उनको फ्री लॉयर प्रोवाइड करता है। ये कैसे हुआ था, ये बाय पासिंग लॉ। कौन सा लॉ पास किया गया था, बाय पासिंग लॉ। कौन सा लॉ पास किया गया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, ये 87 में पास किया गया था। लेकिन डीपीएस में पहले चेंज किया था 1976 के अंदर, उसके बाद में इसको लॉ बनाया गया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब भी डीपीएस में कुछ भी चेंज हो रहा है, चाहे वो बदलाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद ही कानून चेंज होता है। आ गई चीज समझ में? अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मुझसे आप पूछ लीजिए। ठीक है, अभी तो क्या लाइव क्लास तो है नहीं, वीडियो बना के अपलोड करनी है, तो मैं आपसे किसी तरह से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। आया मतलब समझ में? आर्टिकल 40 ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है स्टेप्स ले जो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endowed them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self government। मतलब कि स्टेट जो है अपने स्टेप्स लेगा विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के अंदर, और उनको ऐसी पावर और अथॉरिटीज दी जाए जिससे कि वो खुद एक फंक्शन कर सके एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट का जो काम कर सके। इसको जो है हम लोगों ने सक्सेस बनाया। आर्टिकल 40 को जो है वो सक्सेस बनाया गया था। सक्सेस कैसे बनाया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 की मदद से जो है इसको सक्सेसफुल बनाया गया था विलेज पंचायत को। हमसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 को सक्सेस कैसे बनाया था, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 40 को सक्सेस कैसे बनाया गया था। तो कैसे बनाया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हिसाब से उसको जो है इनको सक्सेस बनाया गया था। आगे चीज समझ में? आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 ये कहता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस। ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट टू सिक्योर दैट राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज। कौन कौन से केसेज, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गया, सिकनेस हो गया, इसके अंदर ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट को सिक्योर करना है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 क्या कहता है, स्टेट शैल मेक provisions for securing just and humanism condition for work। मतलब कि ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी, अब वो कंपनी जो है वो तो हमारे ऊपर कुछ भी लगा सकती है। जैसे आप वही कंपनी बोलेगी कल से आपको 15 घंटे काम करना है, कल से आपको 20 घंटे काम करना है, आपको इतनी पगार मिलेगी, तो ठीक है, तो कंपनी तो अपनी मर्जी का काम करेगी क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी। लेकिन आर्टिकल 42 ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, उनकी हर चीज मेंटेन रहे, जैसे उनकी हेल्थ हो गया, वो अपनी सोशल लाइफ भी जो है वो एंजॉय कर सकें। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए भारत के अंदर आपने देखा होगा, आप अभी रिसेंटली भी एक न्यूज आई थी, जब हमारा चाइना से जब हमारा आपस में टकराव चला था, तो उसमें देखा होगा कि भारत ने लेबर लॉ में कुछ चेंजेस किए थे, लेबर लॉ में चेंजेस किए थे उसके, क्योंकि क्यों किए थे चेंजेस,
क्योंकि बाहर जो चाइना से जो कोविड के अंदर जो सिचुएशन थी, वहां से कंपनियां क्या है वो उठ रही थी सारी, वो दूसरे देशों में जा रही थी। तो भारत के लेबर लॉ के अंदर से मान लीजिए कि मेरे हिसाब से कुछ 12 घंटे, कुछ 10 घंटे काम करने का था, उसको 12 घंटे किया गया था। तो क्यों किया गया था कि जैसे कि जो भी कंपनी जो चाइना से उठ रही है वो भारत के अंदर आए और अपना जो है भारत को जो इकोनॉमिकली जो सपोर्ट किया जाए, इसलिए जो है ये चेंजेस किए गए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप जहां भी काम करें वो जो आपकी जो डिपार्टमेंट है उसको अच्छा बनाया जाए, आपकी जो उसकी हेल्थ के बारे में सोचा जाए, सब कुछ आपके बारे में सोचा जाए। अगर आप पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप सौंप देंगे तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मुझसे आप पूछ लेना। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 ये कहता है, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आर्टिकल 43 ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ए लिविंग वेजेस। एक मिनट, हम आगे वाला, सॉरी। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ए लिविंग वेजेस, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी वर्कर्स। आर्टिकल 43 कहने का मतलब ये है कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिक्योर करे कि एक प्रॉपर लिविंग वेजेस उनको मिले, जैसे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको जो है उनको काम के जो रुपया मिले, उनको एक अच्छी लाइफ मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी सब वर्कर्स को मिले। ये सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट की बनती है। ये आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। थैंक यू। आज की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 43 तक कंप्लीट कर लिया है डीपीएसपी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप लोग इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम वॉरियर के नाम से है। ठीक है, मैं आपकी पूरी प्रॉपर हेल्प करूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। एम लक्ष्मीकांत करके एक ब्रह्मास्त्र आता है, उसके अंदर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन सबको अपने हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लेना है। जब आप एग्जाम देने जाए तो उससे पहले आपको रिवीजन के अंदर बहुत काम आएगा। मैंने मेरी ओर से काम कंप्लीट कर दिया, मुझे आपको पढ़ाना था, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप किस तरीके से अपना काम करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस क्लास के बारे में जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब बैठ के एक बार सोचना कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, क्या हम उस एग्जाम की उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत वो एग्जाम मांगता है? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अभी भी टाइम अपने पास में है, उसको हम अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब है तभी इज्जत है, ये बात याद रखना समाज के अंदर। आज के समय की हकीकत बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं दूंगा। अब हम कल मिलते हैं। कल जो हम लोग आर्टिकल 44 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।